स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द दिल्ली ब्लास्ट के पर्सपेक्टिव से है। सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा 2 मोर पर्सन हैं उनको डिटेंड किया गया है दिल्ली ब्लास्ट का जो मॉड्यूल है उसके साथ में लिंकेज होने की वजह से। इस यूनिवर्सिटी से मैक्सिमम जो अक्यूज्ड पर्सन बिलोंग किया करते हैं उस यूनिवर्सिटी का जो ऑडिट है वो भी यहाँ पे कैरी आउट होगा। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी का जो ऑडिट है वो यहाँ पे क्यों कैरी आउट किया जाएगा? यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक मिसलीडिंग जो क्लेम है वो देखने के लिए मिला। हमारा जो नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल है उसके द्वारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो सर्टिफिकेशन है जो एक्रीडिएशन है उसको इश्यू किया जाता है। तो आप देखिए कि नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल का जो A+ सर्टिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर शो किया है। उनका ये जो सर्टिफिकेशन है वो एक्सपायर हो चुका था 2016 एंड 17 के समय में। तो इस वजह से उस यूनिवर्सिटी का जो ऑडिट है वो यहाँ पे कैरी आउट होगा। अमोनियम नाइट्रेट नाम का जो सब्सटेंस है उसको यूज किया गया है इस ब्लास्ट के रिगार्डिंग में। तो आपको अमोनियम नाइट्रेट के बारे में रीड करना चाहिए, कैसे वो यहाँ पे जो अपना रिएक्टिविटी है उसको कैरी आउट कर। बट स्टूडेंट्स हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड एक बेसिक जो टर्म है जो कंटिन्यूस यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर में मेंशन है, वो मेंशन है कि वाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल है वो क्यों यहाँ पे एक इंक्रीजिंग सिचुएशन के अंदर में है। सिक्योरिटी एजेंसीज वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को किस तरीके से डील है वो कर सकते। आपको यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में जो जीएस पेपर 3 है, जीएस पेपर 3 के अंदर में आप देखिए कि जो सिक्योरिटी है वो सिलेबस के अंदर में मेंशन है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि इस न्यू काइंड ऑफ टेरर थ्रेट है उसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज किस तरीके से डील है वो करेंगे। तो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के बारे में एक बार हम जो बेसिक्स हैं उनको रीड करते हैं। क्या स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम जो अक्यूज्ड पर्सन है वो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग होने की वजह से इस जो टेरर मॉड्यूल है इसको वाइट कॉलर के रूप से डिफाइन किया गया। तो आप देखिए उस तरीके से नहीं है, मेडिकल प्रोफेशन की वजह से नहीं है। वाइट कॉलर का मीनिंग यही है कि जो ऐसे ऐसे जो पर्सन जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, जिनके पास में बेटर स्किल है, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो इंजीनियर हों या एकेडमिक के सेक्शन से बिलोंग किया करते हों। ऐसे लोग जब रेडिकलाइज होकर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं जिनको कि डिटेक्ट करना भी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आप देखिए कि ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले पर्सनस को हम वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के नाम से डिफाइन है वो किया। इनको डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट इस वजह से है कि सोसाइटी के अंदर में ईजिली वे के अंदर में फिर से जो रीएडजस्टमेंट है उसको कैरी आउट है वो किया जा सकता है इनके द्वारा। टेरर ऑर्गेनाइजेशन क्यों यहाँ पे इस तरीके से हायर एजुकेटेड जो पर्सन्स हैं उनको बेसिकली हाई स्किल के जो पर्सन हैं उनको रिक्रूट किया करते हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में शामिल किया करते हैं। समय समय पे के साथ में आपको जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो वे ऑफ अटैक है उसके अंदर भी आप देखिए कि आपको चेंजेस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अभी जो फिदाइन अटैक हैं वो हुआ करते थे, फिर आप देखिए कि फिदाइन अटैक के बाद में लोग हैं वो अपना लाइफ कंप्लीटली अपना बॉडी है उसी को डैमेज कर लिया करते थे अपने आप को ही। वो आप देखिए कि जो अटैक के दौरान में फिर आपको इस तरीके से आप देखिए कि मूविंग जो कार है उसके अंदर में ये अटैक जो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर में ऑब्जर्व हुआ है। तो इस तरीके से वो यहाँ पे जो मोर स्किल वाले जो पर्सन हैं उनको रिक्रूट करते हैं, उनको रेडिकलाइज करते हैं जिससे कि वो अपना प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर सकें, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो डिटेक्ट है वो ना कर सकें। स्टूडेंट्स क्या पिछले कुछ समय से ऐसे जो केसेज हैं वो इंडिया के अंदर में भी सामने आए हैं। आप देखिए कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ने तो रिक्रूट किया था, चाहे जैसे मोहम्मद हो, अलकायदा हो, उनके द्वारा। बट 2016 के समय में जब आईसिस अपने पीक के ऊपर में था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का जो आईसिस नाम का एक रेडिकल ग्रुप था वो अपने पीक के ऊपर में था। तो उस दौरान में जो हैदराबाद नाम का जो सिटी है वहाँ पे जो एजुकेटेड जो इंजीनियर्स है उनका एक बेसिकली मॉड्यूल है वो एक्सपोज हुआ था कि जो एजुकेटेड प्रोफेशनल हैं वो किस तरीके से उस आईसिस का जो मॉड्यूल है उसके अंदर में वर्क को कैरी आउट करते थे। उसकी वजह से वो रेडिकलाइज है वो हो चुके थे। वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहाँ पे भी ऐसा सिचुएशन है वो ऑलरेडी ऑब्जर्व किया जा चुका है कि वहाँ के जो रेडिकल ग्रुप हैं, वायलेंट ग्रुप्स हैं, वो इसी तरीके से जो जो रिक्रूट हैं वो किया करते। 2019 के समय में हमने श्रीलंका का जो बेसिकली आप देखिए कि श्रीलंका के अंदर में जो ईस्टर का बॉम्बिंग हुआ था वहाँ पे भी आप देखिए कि जो बिजनेस सेक्शन से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट था। 2019 का श्रीलंका का जो ईस्टर बॉम्बिंग है
तो हमारी जो काउंटर टेररिज्म का जो एजेंसीज हैं उनका भी यहाँ पे एक नया नया आप देखिए कि डोमेन है वो इमर्ज हुआ है कि इस तरीके से एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को भी उनको ट्रैक करना है, उनको भी यहाँ पे रोकना है। ये न्यू काइंड ऑफ जो मॉड्यूल यहाँ पे इमर्ज हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल यहाँ पे मेंशन है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ऑटोनोमस गवर्नमेंट ये बॉडी है जो इवेल्युएट करता है हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पे, चाहे वो इंजीनियरिंग के सेक्टर से हो, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हो। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है उनका एक्रीडिएशन, उनका इवेल्युएशन, कैसा एजुकेशन का इन्वायरमेंट है, कैसा एकेडमिक सिस्टम है उस यूनिवर्सिटी का, उसी के बेसिस पे यहाँ पे सर्टिफाइड है वो किया जाता है। यूजीसी के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। कब इसको सेटअप किया गया था? 1994 के समय इसको सेटअप किया गया था, क्योंकि स्टूडेंट्स 1986 के समय हमारा जो एक एजुकेशन पॉलिसी है वो एग्जिस्टेंस में आया था, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि एक हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेशन का जो काउंसिल है वो होना चाहिए। तो इस वजह से 94 के समय इसका जो सेटअप है वो किया। हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका है स्टूडेंट्स बेंगलोर के अंदर में, बेंगलोर के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बेसिक हमने इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएस के बारे में है। यूएस के वहाँ पे जो डेडलॉक क्रिएट हुआ था, जो शटडाउन का सिचुएशन हुआ था यूएस गवर्नमेंट का, जो वन काइंड ऑफ लॉन्गेस्ट शटडाउन है वो देखने के लिए मिला है। तो उसी के रिगार्डिंग में यूएस के प्रेसिडेंट ने एक बिल है उसको साइन किया है जिससे कि शटडाउन को एंड है वो किया जाए। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे? हमारे एग्जाम से रिलेटेड है वो नहीं है। कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा बेसिकली एक सीनियर पॉलिटिकल जो पर्सन है मुकुल रॉय हैं, जो कि वहाँ पे उन्होंने पार्टी है उसको चेंज किया था। एक पार्टी के टिकट के ऊपर में वो इलेक्शन को जीतते हैं और उसके बाद में आप देखिए कि उनके द्वारा पार्टी को स्विच है वो किया जाता है विद इन द, बिना किसी डिस्क्वालिफिकेशन को फेस किए। अभी उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो आपको यहाँ पे जो 10th हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग में 10th शेड्यूल है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कब आता है? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आता है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के समय जो आया राम गया राम का जो पॉलिटिक्स है, जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर जिस तरीके से पार्टीज को स्विच किया करते थे, उसको रोकने के रिगार्डिंग में ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको लाया गया। अब आप देखिए कि ये जो पर्सन है जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा, तो इनके द्वारा जिस पॉलिटिकल पार्टी का टिकट के ऊपर में चुनाव है वो लड़ा गया था, उसके बाद में इन्होंने पार्टी है उसको स्विच किया, पार्टी को इन्होंने स्विच है वो किया है आफ्टर द इलेक्शन जीतने के बाद में। कोई भी पर्सन है जो कि वॉलंटरी बेसिस पे पार्टी का मेंबरशिप को यहाँ पे गिव अप करता है और किसी अदर पार्टी को ज्वाइन करता है, इलेक्शन उस पार्टी के टिकट के ऊपर उन्होंने जीता है, तो वो डिस्क्वालीफाइड है वो रहेगा एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू में। सेकंड आप देखिए कि सेकंड यहाँ पे ग्राउंड क्या है कि कोई यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर को 6 मंथ का समय मिलता है। तो 6 मंथ के बाद में उनके द्वारा पार्टी को ज्वाइन कर लिया जाए कोई अदर पार्टी को, तो उसको डिस्क्वालीफाई है वो कर दिया जाएगा। कोई यहाँ पे इंडिपेंडेंट मेंबर है जो निर्दलीय जो प्रत्याशी प्रत्याशी हुआ करते हैं और उनके द्वारा फिर कोई पार्टी को ज्वाइन कर लिया जाए, तो आप देखिए उनको भी डिस्क्वालीफाई है वो कर दिया जाएगा। एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, मर्जर का एक्सेप्शन दिया गया है कि कोई पार्टी ही मर्ज हो जाए तो उस समय में यहाँ पे एक्सेप्शन वो ग्राउंड है वो मेंशन। डिसीजन है वो कौन लेता है डिस्क्वालिफिकेशन का? स्पीकर यहाँ पे डिसीजन है वो लिया करता है। स्पीकर यहाँ पे डिसीजन है वो लिया करता है। बट आप देखिए स्पीकर का जो डिसीजन था उसको क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? यही केस हमको बताता है कि जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, क्योंकि स्पीकर के ही डिसीजन को ओवरटर्न किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। 1992 का एक केस है, केस का नाम है किहोतो हिलोहन, किहोतो हिलोवन केस है। उसके अंदर में जुडिशियल रिव्यू को बताया गया था कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में जो स्पीकर का जो डिसीजन है उसका यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है वो किया जा सकता है, जो हमने यहाँ पे इस केस के अंदर में ऑब्जर्व किया है बंगाल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से हैं, तमिलनाडु के रिगार्डिंग में आप देखिए कि न्यूज मेंशन किया गया है मेकेडाटू प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट है वो किसके ऊपर में है? कावेरी जो नदी है, जो कावेरी नाम का जो रिवर है उसके ऊपर में ये प्रोजेक्ट है वो डेवलप हुआ है। किसने डेवलप किया है प्रोजेक्ट को? कर्नाटका गवर्नमेंट ने, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट है वो डेवलप किया गया।
इसके रिगार्डिंग में इरिगेशन और वाटर ड्रिंकिंग वाटर है उसके रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि तमिलनाडु इसको चैलेंज करता है कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट अगर डेवलप होगा तो कावेरी का जो वाटर फ्लो है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब तक प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में ना आए, जब तक यहाँ पे जो डीपीआर है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो एग्जिस्टेंस में ना आए, उससे पहले जो चैलेंज करना एक प्री मेच्योर काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको एक बार देखते हैं। आप देखिए कि जो मेकेडाटू प्रोजेक्ट है एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कर्नाटका के द्वारा डेवलप किया गया है ड्रिंकिंग वाटर और पावर सप्लाई के रिगार्डिंग में। ड्रिंकिंग वाटर और पावर सप्लाई के रिगार्डिंग में है प्रोजेक्ट है। वो किसके ऊपर बनेगा? कावेरी का एक ट्राइब्यूटरी है, उसका जो जो कावेरी के साथ में वो मिलती हैं, कावेरी का जो ट्राइब्यूटरी है वो किसके साथ में मिलती हैं? कावेरी के साथ में मिलती हैं। कहाँ पे? सॉरी, कहाँ पे नहीं, कौन सा है, अर्कावती उनका नेम है। तो अर्कावती का नाम का जो ट्राइब्यूटरी जो मिलती हैं कावेरी के साथ में, तो उस कन्फ्लुएंस एरिया के अंदर में इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है ड्रिंकिंग वाटर और पावर के पर्सपेक्टिव से। तमिलनाडु का जो यहाँ पे चैलेंज किया गया, एक तो इंटर स्टेट जो रिवर है कावेरी, जिसके रिगार्डिंग में कंटिन्यूस वाटर शेयरिंग का प्रॉब्लम है, उसको ये शो करता है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे ये शो करता है कि जो लोअर राइपीरियन स्टेट्स हैं, जिसमें तमिलनाडु भी है, जिसमें यूनियन टेरिटरी जो पुडुचेरी है वो भी है यहाँ पे, तो उसके उसके वाटर को यहाँ पे किसी तरीके से जो फ्लो है उसमें डिस्ट्रक्शन है वो ना होना चाहिए। तमिलनाडु ने भी क्लेम किया है कि किसी तरीके से तो डिस्ट्रक्शन है वो नहीं रहेगा। कावेरी का जो वाटर अथॉरिटी है वो उनके द्वारा भी इसको सर्टिफाइड है वो किया जाएगा, वाटर फ्लो को इम्पैक्ट है वो नहीं होना चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर्स के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में है वेस्ट बंगाल के। वहाँ पे कुछ डेथ वोटर्स के बारे में बताया गया, उनके नंबर 30 लाख बताए गए हैं। 30 लाख को यहाँ पे एक सस्पिशियस वे के अंदर में वहाँ का जो रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो देखते हैं। और आप देखिए कि उनके द्वारा अपना कंटिन्यूस कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। किस तरीके से जो यहाँ पे उनका जो कोर वोटर्स हैं उसको किसी तरीके से डैमेज है वो ना हो यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के SIR फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री के अंदर में कंडक्ट हो रहा है, वोटर्स का वेरिफिकेशन करना समय समय पे इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी तक आप देखिए कि इंडिपेंडेंस के बाद में 8 टाइम्स उसको इसको कंडक्ट है वो कर चुके हैं। लास्ट टाइम 2003-4 के समय ये कंडक्ट हुआ। जो बिग बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो अपना यहाँ पे जो डाटा सेंटर्स हैं उसको डेवलप करती हैं, तो एक डाटा सेंटर्स के ही बारे में ये जो न्यूज़ है वो मेंशन किया गया है। यहाँ पे नोएडा का एक डाटा सेंटर को बताया गया है कि कैसे जो नोएडा के अंदर में जो डाटा सेंटर है वो सेटअप है, कैसे वो डाटाज को डील करता है। डाटा आप देखिए कि नया फ्यूल है प्रेजेंट समय का जो डिजिटल डोमेन है उसके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स को अक्टूबर के ही मंथ के समय हमने रीड किया था कि जो विशाखापट्टनम का एरिया है, विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो आप देखिए कि जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम के वहाँ पे भी जो एक गूगल जो है, वहाँ पे जो गूगल है अपना AI डाटा सेंटर है उसको डेवलप करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अनाउंस किया है कि माइक्रोसॉफ्ट भी इंडिया का जो डाटा है, इंडिया के अंदर में जो डाटा सेंटर है उसको डेवलप करेगा। अभी बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज इंडिया के अंदर में क्यों यहाँ पे डाटा सेंटर को डेवलप करना चाहते हैं? एक तो आप देखिए कि हमारा जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इंटरनेट यूजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। पर कैपिटा जो मोबाइल फ़ोन से उनका अवेलेबिलिटी है हाउस के अंदर में सभी लोगों के पास में मैक्सिमम हुआ करता है, अगर वो कॉलेज गोइंग सिचुएशन में है या आप देखिए कि जो स्कूल एजुकेशन से पास आउट हो चुके, तो सभी के पास में मोबाइल का प्रेजेंस होने की वजह से, टू मच डाटा है उसका कंज्यूम होने की वजह से, और पॉपुलेशन वाइज भी हम आप देखिए लार्जेस्ट कंट्री हैं, तो इस वजह से मैक्सिमम जो बिग टेक कंपनीज हैं इंडिया के अंदर में डाटा सेंटर्स को डेवलप किया करती हैं। या हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनका भी किसी तरीके से यहाँ पे प्रपोजल है कि डाटा सेंटर को डेवलप किया जाए। 2020 के समय एक ड्राफ्ट को जरूर रिलीज किया गया था, 2020 के समय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ड्राफ्ट जरूर आया था, बट अभी तक एग्जिस्टेंस में वो नहीं आया है। स्टूडेंट, कुछ दिनों पहले हमने ऑस्ट्रेलिया का जो एक आप देखिए ओवरसीज जो टेरिटरी है जो कि कहाँ पे बिलोंग किया करता है, वो कि एशिया का ही पार्ट उसको मानते हैं, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में क्रिसमस आइलैंड। क्रिसमस आइलैंड के वहाँ पे भी गूगल ने अपना डाटा सेंटर को डेवलप करने के लिए कहा था, गूगल भी अपना डाटा सेंटर वहाँ पे डेवलप है वो करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसका भी यहाँ पे
पर मंथ बेसिस पे जो डाटाज को रिलीज किया जाता है, और जिसमें इन्फ्लेशन रेट है जिसको कि आप देखिए कि 0.25% है, वो बताया गया है कि जो कि हिस्टोरिकल लो सिचुएशन में है 2012 के बाद में। हिस्टोरिकल लो सिचुएशन में ये ऑब्जर्व किया गया 0.25% है। अब समय के साथ में आप देखिए कि ये जो यहाँ पे तो इन्फ्लेशन डिक्लाइन बताया गया है, बट क्या एक्चुअल वे के अंदर में इन्फ्लेशन है वो डिक्लाइन सिचुएशन के अंदर में है? क्या सभी जो आप मार्केट के अंदर में थिंग्स परचेज करते हो वो आपको कम कम प्राइस के ऊपर में अवेलेबल है? तो मार्केट के अंदर में तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो समय के साथ में यहाँ पे एक ज़रूरत बताया गया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यहाँ पे रिवाइज करने का ज़रूरत है। जो बेस ईयर प्रेजेंटली 2012 है उसको भी यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो किए जाएं। तो यहाँ पे इस एक डिमांड है। हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग कंडक्ट होगा तो उनका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आने वाले समय के अंदर में कैसे ग्रोथ ओरिएंटेड जो जो पॉलिसी है उसको वो कैरी आउट करे। यहाँ पे ये जो उनका 4+-2 का जो कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम 2% होना चाहिए, मैक्सिमम 6% होना चाहिए, उसके बिटवीन के अंदर में इन्फ्लेशन रेट को जो मेंटेन करना है उसमें कैसे हम यहाँ पे कैरी आउट करें जिससे कि एक बैलेंस अप्रोच को हम एग्जिस्टेंस में ला सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, HTS हयात तहरीर अल सम, सीरिया के वहाँ पे अलकायदा का एक डिफरेंट विंग था, हयात तहरीर अल सम। उसके एक लीडर हुआ करते थे, लीडर का नाम है मोहम्मद अत गलोनी उनका नेम हुआ करता था, जिन्होंने अपना नाम चेंज किया और अब उनका नाम है अहमद अल सारा। अहमद अल सारा प्रेजेंटली जो सीरिया के प्रेजेंटली प्रेसिडेंट, सीरिया के प्रेसिडेंट। अब यूएस ने उनको वेलकम किया, यूएस के द्वारा उनको वेलकम किया, यूएस कभी उसके ऊपर सैंक्शन लगाया करता था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो कंप्लीटली रिहेबिलिटेशन उनको दे दिया गया विदाउट अकाउंटेबिलिटी के। तो आप देखिए कि इस तरीके का जो रिहेबिलिटेशन विदाउट अकाउंटेबिलिटी, इस तरीके का जो टेंडेंसी वाले जो ग्रुप्स हैं उनका आइडियोलॉजी को ये प्रमोट करेगा कि ऐसे ग्रुप्स चाहेंगे कि वो पावर को टेक ओवर करें, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया, जैसे सीरिया के अंदर में HTS के द्वारा पावर टेक ओवर किया गया, अर्लियर गवर्नमेंट को टोपल डाउन किया गया। तो यहाँ पे एक लिटिल बिट जो अकाउंटेबिलिटी है उसको सेटअप करने का जरूरत है, जो पहले टेरर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो पर्सन रहे हैं उनके रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स, क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट कराता है? क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन अपना जो वोटर लिस्ट है उससे यहाँ पे जो वोटर लिस्ट है उससे लोगों का जो नाम है उसको रिमूव कर सकता है, लोगों का नाम रिमूव है वो नहीं कर सकता। बट अगर कोई डाउटफुल वोटर है, कोई डाउटफुल वोटर है या अगर आप देखिए कि डबल वोटर के रूप से वो इन्वॉल्व है, तो उस पर्सन को जरूर यहाँ पे बेसिकली जो सर्टिफाइड किया जा सकता है कि डाउटफुल वोटर है, ये डबल वोटर है। तो इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है उसी को ये यूज किया करते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग में जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, वार्ड वाइज जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करता है उसके अकॉर्डिंग में आप देखिए कि ये यहाँ पे जो कैटेगराइज है वो किया जाता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमने फेयर इलेक्शन के बारे में देखा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो यहाँ पे लिमिटेशंस है उसके बारे में हमने देखा। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको हेल्थ केयर के रिगार्डिंग में जो चेंजेज लाई गए हैं कि उनको हेल्थ केयर का फैसिलिटी है वो मिल सके। तो एक इंक्लूसिव अप्रोच है, इंक्लूसिव जो सोसाइटी है उसको डेवलप किया जाए, इंक्लूसिव अप्रोच को कैरी आउट किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। बेटर ये यहाँ पे एक आइडियलिस्टिक अप्रोच रहेगा और जो स्टेट्स हैं वो भी इसको फॉलो है वो कर सके जिससे कि हेल्थ का फैसिलिटीज हम वो मिल सके। मनमोहन सिंह हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका कि आप देखिए कि लास्ट 1 ईयर बिफोर उनका डेथ है वो भी हुआ था। तो हमारे जो मनमोहन सिंह साहब हैं, मनमोहन सिंह साहब का जो टाइम पीरियड है उसको बताया गया है कि जिसमें काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ रहा था, स्पेशली जो वो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप से रहे थे तो उसको यहाँ पे एक बेटर सिचुएशन में बताया है कंट्री का फाइनेंशियल सिचुएशन के रिगार्डिंग में। बट वो जो 10 ईयर के रिगार्डिंग में पीएम रहे तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छे वर्क किए थे, जिसमें स्पेशली आप MG नरेगा को कंसिडर कर सकते हो। MG नरेगा के अलावा आप देखिए उसी दौरान में जो यूएस और इंडिया का सिविल न्यूक्लियर डील है, यूएसए और इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर डील है वो एग्जिस्टेंस में आया। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ऐसे आपको काफ़ी सारे जो राइट्स हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है उनके लास्ट पीरियड के दौरान में। तो आप देखिए कि काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स के बाद में भी वो कंटिन्यूस इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को कैरी आउट किए, उसी को यहाँ पे बताया गया है। इंडिया और नेपाल अपना जो ट्रांजिशन के रिगार्डिंग में जो ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट है उसको यहाँ पे अमेंड किए हैं, जिससे कि
रेलवे है उसको यूज किया जा सके यहाँ पे जो फ्राइट है, जो गुड्स है, उसके ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स, इंडिया नेपाल के एरिया के अंदर में एक पाइपलाइन भी है, मोतीहारी से अमलेखगंज का पाइपलाइन है, वो आपको पता होना चाहिए। मोतीहारी जो बिहार के अंदर में है, और बिहार में इलेक्शंस भी कंडक्ट हुए हैं। तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू बताया गया है कि कार्बन एमिशन इंडिया का इंक्रीजिंग सिचुएशन में है, बट स्लोवर सिचुएशन में है। इंक्रीजिंग तो हुआ है बट स्लोवर है। ये कहाँ पे बताया गया? ग्लोबल जो कार्बन प्रोजेक्ट है उसका एक रिपोर्ट के अंदर में ये सामने आया है। हमारा जो यहाँ पे एमिशन है, हमारा जो एमिशन है वो कितना है? एमिशन हमारा यूएस और चाइना के बाद में है। यूएस और चाइना के बाद में थर्ड नंबर पे हम एग्जिस्ट करते हैं, बट इंक्रीजिंग सिचुएशन काफ़ी कम है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको हमें 2070 के समय अचीव करना है, ये हमारा टारगेट है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया है, कहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज आपको प्रमोट करने का ज़रूरत है। जिस तरीके का दिल्ली के अंदर में एयर क्वालिटी का सिचुएशन है, एयर क्वालिटी का सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग। बट क्या व्हीकल का पोल्यूशन की वजह से ये एयर क्वालिटी इम्पैक्ट होता है? व्हीकल का पोल्यूशन है, आप देखिए कि रीजन है वो, मेजर रीजन है वो नहीं है। व्हीकल है, स्टेबल बर्निंग है। इस समय विंटर के समय जो एयर का मूवमेंट है, और दिल्ली के आसपास जिस तरीके से अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ है, हमारे जो अर्बन सेंटर्स जिस तरीके से डेवलप हुए हैं अनप्लान्ड वे के अंदर में, ये भी कुछ ऐसे रीजन्स है जो रोल प्ले करते हैं दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है उसकी रिगार्डिंग में। तो कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग का एक्टिविटी कंटिन्यूस होना, जिसकी वजह से आपको डस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि नाइजीरिया के बारे में है। नाइजीरिया कहाँ है? गल्फ ऑफ गिनिया। गल्फ ऑफ गिनिया जो कि अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे सिचुएटेड है नाइजीरिया। हमारे पीएम सर भी गए थे लास्ट ईयर उस दौरान में। नाइजीरिया में जिस तरीके से वायलेंस है, ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि कोई भी जीनोसाइड है वो नहीं होना चाहिए जो नाइजीरिया के अंदर में। अफ्रीकन यूनियन आप देखिए कि कहाँ पे है? एडिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है। इथोपिया में एडिस अबाबा है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। और G20 का जो मेंबरशिप है वो उनको दिया गया था जब इंडिया में G20 ऑर्गेनाइज हुआ था। अफ्रीकन यूनियन को भी एज ए मेंबर के रूप से ज्वाइन है वो करवा दिया गया था। फिर स्टूडेंट्स, जेलेनेस्की का जो सैंक्शन है उसके बारे में है। यहाँ पे जो रसिया यूक्रेन के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। यूएस और यूनाइटेड अरब अमीरात है, उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो एआई ड्राइव जो ड्रोन्स हैं, एआई से रिलेटेड जो ड्रोन्स हैं उनको डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा, और स्टूडेंट्स यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। और यूके के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे मिनी न्यूक्लियर है, पावर स्टेशन है, उसको डेवलप किया गया है न्यू वेल्स के अंदर में। वेल्स यूके को कब ज्वाइन करता है? वेल्स के यूके का जो यूनिफिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पे अलग अलग एरिया है वो ज्वाइन करने के बाद में जो यूके है। इंग्लैंड आप देखिए कि डिफरेंट एंटिटी है। फिर आपको ये यूनाइटेड किंगडम जो बनता है वो डिफरेंट है, ब्रिटेन जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जब टेरिटरीज ज्वाइन करती हैं तो एक अलग टेरिटरी को अलग नाम से बोला करते हैं। तो ये आप बताना, नहीं पता है तो टेंथ का जो पॉलिटी का बुक है उसके अंदर में ये मेंशन है। पॉलिटी या हिस्ट्री का बुक है उसमें ये मेंशन है। पाकिस्तान के अंदर में एक नया कानून आया है एग्जिस्टेंस में, जिसमें इम्यूनिटी ग्रांट किया गया है प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ को। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा 2 पैलेस्टीनियन सेटलर्स हैं, उनका डेथ हुआ है तो उसको यहाँ पे मेंशन है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के वहाँ पे कैसे आप देखिए कि ब्लास्ट का सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला, जो अनस्टेबिलिटी है वो ऑब्जर्व किया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।